हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े। जो हमारा पहला था कार्टेशियन था, दूसरा स्फेरिकल था, सिलेंड्रिकल था, और थर्ड हमने पढ़ा था जो स्फेरिकल था। तो हमने उनके बीच रिलेशनशिप निकाले थे, वो निकाले थे हमने ओनली स्फेरिकल और कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन के बीच। बट क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, हमें कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमें क्या है, रिलेशनशिप तो उसका पता होता नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है ना, दोनों के बीच। तो जब तक हमें वो रिलेशनशिप पता नहीं होगा तब तक हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में किसी पॉइंट को कन्वर्ट करना है, या फिर स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप जो है वो पता होना चाहिए। तो उस रिलेशनशिप को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए और शुरू से देखिए, ताकि आपको जो है पूरे टॉपिक बाय टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, है ना, डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ओके, तो एज बी नो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, वो क्या क्या होता है, पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं रो, फाई एंड जेड। और अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट, एक डायग्राम कंसीडर किया है, जहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है, जो कि हमारा डेल सॉरी रो फाई जेड एंड आर थीटा फाई दोनों में होगा। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो हम रो फाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करेंगे सॉरी, और आर थीटा फाई को रो रो फाई जेड में, मतलब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो सिलेंड्रिकल में अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस, वो हमारी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है जेड एक्सिस से, वो हमारी क्या कहलाती है, रो पैरामीटर हमारा होता है ना। और ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ अगर ये रो है तो यहाँ पे हमने इसका पी का प्रोजेक्शन लेंगे पी डैश। ओके, तो पी डैश हमने यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लिया, और यहाँ की भी ये जो डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, जेड एक्सिस से, वो भी रो होगी। मतलब हर जगह ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ कितनी होगी, रो ही होगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल देखना है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ओरिजिन टू पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड हियर टू इन दिस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, उसका ये प्रोजेक्शन है। तो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस होती है वो इसकी इक्वल होती है ना। मैंने इसको सिलेंड्रिकल जब ऑब्जेक्ट लिया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और लेक्चर एक के बाद एक लेक्चर देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ से अब हमारे पास रो जेड है। अब यहाँ पे कुछ फाई एंगल भी तो होता है, तो फाई एंगल जो होता है वो एक्स एक्सिस और मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होता है ना। एक्स वाई पे बनता है जो हमारा, वहां पे हम फाई लेते हैं एक्स वाई के बीच, है ना। और जो ये जो फाई एंगल होता है वो मेजर किया जाता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। तो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, मैंने आपको बताया था, किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर बनाना है तो उसमें हमें ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी, है ना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो फाई हमारा वो एंगल होगा जिसको हम रोटेट करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। और उसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो वो हमारा पैरामीटर जेड कहलाता है। तो किसी भी अगर हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें रो चाहिए पड़ेगा, जो कि ओरिजिन से है, हाँ, रो चाहिए पड़ेगा, जेड चाहिए पड़ेगा, और फाई चाहिए पड़ेगा। तो इनका जो सीक्वेंस होता है वो रो फाई जेड होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें रो चाहिए पड़ेगा, उसके बाद हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा। सो फाई हमारा वो एंगल होगा जिससे हम उसको रोटेट करेंगे, फ्रॉम द जेड एक्सेस मेजर किया जाता है ये। और जो हमारा जेड होता है वो हमारी डिस्टेंस होती है बिटवीन दिस पॉइंट्स। ओके, अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्फेरिकल के भी हमें मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल दोनों में है ना। तो अब स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल में हमें चाहिए पड़ता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए जो होता है मेन, तो हमें सबसे पहले क्या होगी, एक रेडियस होगी, है ना, एक रेडियस होगी आर। उसके बाद हमें क्या होगा, एक एंगल होगा
थीटा, जिस एंगल से हम क्या करेंगे, मूव करेंगे और फिर उसको एक फाई एंगल पे हमें रोटेट करना पड़ेगा, जिससे वो स्फेयर का जो पूरा सरफेस है वो कवर होगा, है ना। तो एक रेडियस होगी, तो उस रेडियस से हम कहाँ आएंगे, उसके सरफेस तक आएंगे। वो रेडियस होगी आर, ओरिजिन से सरफेस तक आने में जो रेडियस होगी वो आर मानते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें स्फेयर को कवर करना है, स्फेयर के सरफेस को कवर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेते हैं ओरिजिन से, तो यहाँ पे हम अगर इसको फाई एंगल से रोटेट भी कर देते हैं तो क्या होगा, हमें जो है वो केवल यही पॉइंट मिलता है ना। ये हमें यही पॉइंट मिलता है, मैंने आपको स्फेरिकल में समझा हुआ है, तो यही पॉइंट मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ थीटा एंगल चाहिए पड़ेगा, तो थीटा एंगल से हम रोटेट होके फिर हम क्या करेंगे, इसको फाई एंगल से पूरा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे पाई 0 to 2 पाई, तो हमारे क्या होगा, स्फेयर का जो सरफेस है ना, पूरा जो सरफेस होता है स्फेयर का, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, तो उसकी हम रेडियस लेके उसके सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आके कुछ हम एंगल लेंगे, एंगल के बाद हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, तो 5 डिग्री से हमारा रोटेट होता है। तो यहाँ पे हमने आर, थीटा और फाई तीनों जो है वो हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिए। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये एंगल थीटा पता नहीं होता, लेकिन अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल में हमें ये एंगल पता होता है कि हम कितने एंगल पे रोटेट होकर सरफेस, जो स्फेयर है उसकी सरफेस को कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये एंगल अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट पी पे हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एंगल। ओके, सो द पॉइंट पी रो थीटा, सॉरी रो फाई और जेड में है कोई पॉइंट, है ना, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिलेंड्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल ओ डी एंड पी। ओके, तो अगर ओ डी पी में हम देखें तो ओ डी पी इस तरीके से बन जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी रो, जो कि बेस होगा हमारा, ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा आर, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ओ डी मतलब जेड होगा। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया, है ना। अब जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहीं पे तो हम उसका ये हो जाता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 रहता है, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ ये 90 रहता है, तो यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बेस, और ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्योंकि अगर हम साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो अपॉन आर, और यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालें, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो रो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा। ओके, और फाई जो एंगल होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है, जितना कि सिलेंड्रिकल में था उतना ही हमारा स्फेरिकल में भी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फाई एंगल है, क्योंकि दोनों में हम स्फेयर को जब बनाते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो भी हमें फाई एंगल से रोटेट होना होता है ना, और अगर हमें सिलेंड्रिकल बनाना है तो भी फाई एंगल से रोटेट होना पड़ता है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू फाई हो जाएगा, और जेड हम निकालेंगे तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लगा के आप निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम अगर स्फेरिकल में इन्हीं पॉइंट्स को स्फेरिकल में नोट करना चाहते हैं, तो स्फेरिकल में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्फेरिकल के हमारे जो होते हैं वो होता है हमारा आर थीटा एंड फाई। तो आर जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इस ट्रेंगल से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली अगर समझना चाहते हो तो हम पाइथागोरस लगा लिया सिंपली, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगी, तो ये रूट हो जाएगा क्या, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रो अपॉन जेड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये हो गया हमारा क्या बेस, ये सॉरी ये हमारा है बेस होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा हमने जैसे निकाला था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, रो अपॉन आर था, तो रो हमारा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू रो अपॉन आर, तो हमें क्या मिल गया था, रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सॉरी मैंने वो यहाँ पे इसको रॉन्ग बोल दिया था, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस भी बोल दिया था, है ना, जबकि ये क्या है, ये बेस है हमारा और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा रो अपॉन बेस क्या है जेड। तो यहाँ से हम अगर थीटा निकालें तो थीटा इज इक्वल टू टेन को हम
इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा रो अपॉन जेड। और फाइव जैसे कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में सेम होता है, तो फाइव इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब हम रिलेशनशिप की बात करें, है ना, तो रिलेशनशिप अगर क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो जाती है वो हमारी यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, है ना, तो अगर वेक्टर है तो उन वेक्टर्स को वेक्टर ट्रांसफॉर्म जो करना पड़ता है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इन इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें कोई भी पॉइंट स्फेरिकल में दिया है तो उसको हम इन तीन इक्वेशन की हेल्प से सिलेंड्रिकल में ले जा सकते हैं, और अगर हमें कोई भी पॉइंट सिलेंड्रिकल में दिया है तो इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्फेरिकल में ले जा सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप देखना पड़ेगा वेक्टर ट्रांसफॉर्म का, है ना, तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि वेक्टर ट्रांसफॉर्म में ही प्रॉब्लम आती है ना। तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म के लिए अगर हमें रिलेशनशिप समझना है तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक डिफरेंशियल लेंथ इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल का निकालने के बाद हम इजीली स्फेरिकल से जो हम यहाँ पे हम अगर स्फेरिकल का निकाल लेंगे तो उसका हम जानते हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्म में किस तरीके से हम उसका जस्ट अपोजिट निकाल लेते हैं, है ना। मतलब स्फेरिकल से अगर हमने जो है सिलेंड्रिकल निकाला तो हम सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल निकाल सकते हैं आसान से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट लिए हैं जो कि आर थीटा एंड फाई है। तो उसके हम जानते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ डीएल क्या होती है हमारी, डी आर ए आर कैप प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। ये हमारी होती है डिफरेंशियल लेंथ ऑफ spherical coordinate system. So our purpose is to find individual unit vector in term of dl vector dl and by taking other coordinates are constant। ठीक है, अगर हमें अब क्या करनी है, इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर को अगर हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना, मतलब हम वेक्टर ट्रांसफॉर्म करना है तो इंडिविजुअल वेक्टर को हमें फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो वहां पे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डी एल मतलब डिफरेंशियल लेंथ से हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और जब हम डीएल निकालेंगे और इंडिविजुअल वेक्टर निकालेंगे तो वहां पे हमें जो वेक्टर हम ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो दो वेक्टर है ना, उन दो वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर हमें ए आर फाइंड करना है ना, ए आर फाइंड करना है, ए थीटा फाइंड करना है, ए फाई फाइंड करना है, तो हम जब ए आर निकालेंगे ना तब हमें क्या करना पड़ेगा, अदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, अदर कोऑर्डिनेट कौन कौन सी हैं, आर जब हमने पैरामीटर आर ए आर निकाल रहे हैं आर पैरामीटर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा और फाई को कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, है ना। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे डी थीटा और डी फाई हमारे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशियल लेंथ हमारी क्या बचेगी, जब डी थीटा और डी फाई जीरो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में डीएल में, तो डी थीटा जीरो पुट करेंगे और डी फाई जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, डीएल इज इक्वल टू डी आर इंटू ए आर कैप। तो यहाँ से हमारा इंडिविजुअल वेक्टर ए आर कैप हमारा निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, इतना हमारे पास बचा तो इससे हम क्या करेंगे, ए आर कैप इज डीएल इज इक्वल टू हमारा क्या है, डी आर इंटू ए आर कैप बचा। तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये डी एल के अपॉन में चला जाएगा तो ए आर कैप इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी आर। हमें मिल गया क्या, इंडिविजुअल वेक्टर मिल गया एक ए आर। सेम हमने क्या किया, जब हमें थीटा फाइंड करना था तो हमने अदर दो कोऑर्डिनेट जो हमारे थे, है ना, उनको हमने क्या किया, आर और फाई उनको कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट लिया तो ये दोनों जीरो हो गए। फिर से हमने डिफरेंशियल लेंथ जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है वहां पे ये वैल्यू पुट अप की दोनों की, तो हमारा जो बचा वो केवल बचा थीटा वाला, है ना। तो थीटा वाला क्या बचा, आर डी थीटा इंटू ए थीटा कैप। तो यहाँ से हम ए थीटा कैप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन आर डी थीटा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें निकालना था फाई, है ना। तो फाई निकालने के लिए हमें अदर दो कोऑर्डिनेट को जीरो करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर और थीटा हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे जिसकी वजह से डी आर और डी थीटा जो हमारे वो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अब हम फिर से डिफरेंशियल लेंथ की इक्वेशन में इसको पुटअप करेंगे तो डी आर और डी थीटा जीरो होने की वजह से वो दोनों क्या हो जाएंगे, उनके जो कंपोनेंट है वो भी जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा बचेगा केवल आर साइन थीटा डी फाई इंटू ए फाई कैप। तो यहाँ से हम ए फाई कैप कैलकुलेट करें तो डी एल अपॉन आर साइन थीटा डी डी फाई हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमें ए आर ए थीटा एंड ए फाई इंडिविजुअल मिल गए, ठीक है। अब फॉर रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ए रो फाई एंड जेड, अगर अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है रिलेशनशिप किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रो फाई और जेड के, है ना। तो उसकी जो डिफरेंशियल लेंथ होती है ना, डिफरेंशियल लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या होती है हमारी, डी रो ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, है ना। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, ए आर फाइंड करना है, ए थीटा फाइंड करना है और ए फाई
फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, ए आर लेंगे हम, है ना। ए आर वाला हमने लिया, और यहाँ पे ए आर हमने जब लिया तो क्या मिला हमें, वेक्टर डी एल अपॉन डी आर। तो यहाँ पे जो डी एल की वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफरेंशियल लेंथ होती है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुटअप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी रो अपॉन डी आर, डी आर जो हम उसको क्या कर सकते हैं, सबके साथ अपॉन में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा सिंपल डी आर ही बचेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो डी एल की है वो इस जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन डी आर इंटू ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप अपॉन डी आर प्लस यहाँ पे डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर इंटू ए जेड कैप। ये हमने डी एल की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड टर्म बी बी यूज रिलेशनशिप बिटवीन स्फेरिकल एंड कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशनशिप क्या आया था, तो अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें, अगर हमें स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल जाना है तो हमारी इक्वेशन मिली थी, रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाई इज इक्वल टू फाई एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम वही रिलेशनशिप यूज करेंगे, और उसको यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू लिख दी, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एंड फाई को कांस्टेंट कर देंगे। क्यों कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डी रो निकालेंगे, मतलब डिफरेंशियल रो की डायरेक्शन डिफरेंशियल लेंथ जो हमारी होगी वो डी रो होगी, इज इक्वल टू आर की डायरेक्शन में डी आर होती है इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम डी रो अपॉन डी आर कर दें तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा मिल जाएगा। सेम हम क्या करेंगे, फाई वाले में जाएंगे, तो फाई वाले में हमारा डी फाई और डी फाई जो है दोनों क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल रहते हैं। तो डी आर डी फाई इज इक्वल टू डी फाई हो जाएगा। उनको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उनका हो जाएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लिया हुआ है, फाई थीटा एंड फाई कांस्टेंट लिए, तो डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर निकालें तो डी रो डी फाई अपॉन डी आर इज इक्वल टू हमें जीरो मिलेगा। ओके, क्योंकि क्यों मिलेगा, यहाँ पे रो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है डी फाई के साथ वो हमारा रो होता है। तो यहाँ पे हमने रो को मल्टीप्लाई किया, जब डिफ्रेंशिएट किया फाई को, ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा डी फाई अपॉन डी आर विद रिस्पेक्ट टू हम आर कर रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू हमारा जीरो मिलेगा। और सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि हमारा आर है ना, थीटा तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, आर है, और हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेंथ टी जेड इज इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में डी आर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे हम डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो है हमें ए आर मिल गया, है ना, इंडिविजुअल वेक्टर ए आर मिल गया हमें। तो ए आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से हमें साइन थीटा इंटू ये किसका कंपोनेंट है, रो का, है ना, तो ए रो कैप प्लस, और ये जो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि ये जीरो है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा जेड में है ना, तो वो हमारा क्या है, कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, सो कॉस थीटा इंटू ए जेड कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक इंडिविजुअल वेक्टर हम कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, वेक्टर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो वो हमें क्या मिल गया, ए आर कैप मिल गया रिलेशनशिप की हेल्प से, है ना। तो इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया, है ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ए आर निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो हम सेम जैसा इसमें किया है वैसे हम नेक्स्ट फिर से करेंगे। तो ए थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर डी थीटा था हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सिस्टम में जो भी डिफरेंशियल लेंथ होती है वो हमने फिर से यहाँ पुटअप कर दी। तो जैसा कि हमने यहाँ पुट किया था वैसे हम यहाँ पुट कर देंगे डी एल, तो डी रो अपॉन आर डी थीटा ए रो कैप प्लस रो डी फाई अपॉन आर डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड अपॉन आर डी थीटा ए जेड कैप हमारा आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू फाइंड टर्म वी यूज रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड spherical and cylindrical coordinate system in which the cylindrical coordinate systems equations are rho is equal to r sin theta, phi is equal to phi, and z is equal to r cos theta. Here we take r and phi will be constant. अभी हमने क्या किया था, ए आर को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, थीटा और फाई को कांस्टेंट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है ए फाई, सॉरी ए थीटा का फाइंड करना है। तो ए थीटा फाइंड करने के लिए हम आर जो हमारा है ना, और फाई जो हमारा, उन दोनों को हम कांस्टेंट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, है ना। जैसा कि हमने यहाँ किया था, आर में निकालना था तो हमने थीटा और फाई को कांस्टेंट कर दिया था। और हमें निकालना है क्या, थीटा, तो हम आर और फाई को कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेम हमने फिर क्या किया, रो का डिफरेंशिएट डी रो हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, आर ही रहेगा। ओके,
और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा हमें इंटू डी आर। अब आर क्यों नहीं किया हमने डिफरेंशिएट, क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो आर बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू थीटा का डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी रो अपॉन डी रो हमें क्या वैल्यू चाहिए, डी रो अपॉन आर डी थीटा, तो हम डी रो अपॉन क्या कर देंगे, आर डी थीटा कर देंगे, इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, है ना। सेम फाई इज इक्वल, फाई जो है कांस्टेंट है तो फाई इज इक्वल टू फाई होता है, तो कोई अदर कंपोनेंट ना होने की वजह से इसके साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रो रो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म होता है, तो रो इंटू डी फाई अपॉन डी आर डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, है ना। तो हमें ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जीरो। अब हमने डी जेड का निकालना है, तो जेड को हमने डिफरेंशिएट किया, तो आर हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म है, तो आर हमारा बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, डी जेड अपॉन आर डी थीटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी जेड अपॉन आर डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस साइन थीटा। अब इस वैल्यूज को हम, इन वैल्यूज को हम इसमें फिर से पुटअप कर देंगे। यहाँ पे हमने जैसे ही पुटअप किया तो हमें क्या इक्वेशन मिल गई, अब ए थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा एरो कैप माइनस साइन थीटा ए जेड कैप। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेम हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ए फाई, तो ए फाई इज इक्वल टू क्या है, डी एल अपॉन आर साइन थीटा डी फाई। तो हम यहाँ पे फिर से स्फेरिकल की जो डिफरेंशियल लेंथ होती है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो फिर हमारी एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जो कि कुछ इस तरीके से बनती है। तो जैसे हमने डी एल की वैल्यू यहाँ पे इस वाले में ए फाई वाले में पुट की तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन मिली तो हमने फिर से जो हमारे रिलेशनशिप इक्वेशंस थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो हमने यहाँ पे यूज की, और यहाँ पे हमने आपकी बार क्या किया, आर आर और फाई को कांस्टेंट रखा। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए फाई इंडिविजुअल वेक्टर जो हमारा है ए फाई कैप, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने आर और फाई को कांस्टेंट रख दिया, है ना। और जब हम आर और फाई को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो हमारा जो डी रो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आर कांस्टेंट है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। फाई कांस्टेंट, चूंकि यहाँ पे क्या है हमारा, फाई, वन मिनट, हम क्या कर रहे हैं, फाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा, सॉरी यहाँ पे मैं ना फाई लिख दिया, आर और थीटा जो हमारे होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाई निकाल रहे हैं, थीटा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम निकाल रहे हैं फाई, है ना। तो फाई निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर और थीटा को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आर और थीटा कांस्टेंट कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा थीटा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये हमारा डी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, फाई के, तो यहाँ पे फाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा पूरा, है ना। अब फाई के रिस्पेक्ट में करें तो डी फाई, फाई इज इक्वल टू फाई होता है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई। तो अब डी फाई अपॉन डी फाई हम जब निकालेंगे, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में हमें ये वैल्यू चाहिए पड़ेगी, डी फाई अपॉन डी फाई, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वन बचेगा। अब हम जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, तो यहाँ पे भी आर कॉन्स्टेंट है और थीटा कॉन्स्टेंट है, दोनों कॉन्स्टेंट है, तो डी जेड इज इक्वल टू हमारा डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, है ना। तो ए फाई कैप इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए फाई कैप, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ए आर कैप इज इक्वल टू थे साइन थीटा एरो कैप प्लस कॉस थीटा ए जेड कैप। ए थीटा हमारा क्या था, ए थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस फाई एरो कैप माइनस साइन थीटा ए जेड कैप, और ए फाई कैप इज इक्वल टू ए फाई कैप हमारा निकला है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे किस में है, ये हमारे स्फेरिकल के फॉर्म में है, और इनके जो कंपोनेंट हैं वो हमारे किस में, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या निकल आया हमारा, ए रो ए फाई एंड ए थीटा एंड ए फाई कैप। मतलब अगर हमें सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आना है तो हम इन इक्वेशन की हेल्प से आ सकते हैं। कैसे, ए रो कैप ए फाई कैप ए थीटा कैप एंड ए फाई कैप इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रो का कंपोनेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम फाई का, और यहाँ पे थीटा का, और यहाँ पे फाई का, ठीक है। तो रो, फाई और जेड ये हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं किसके, स्फेरिकल के। तो अगर हमें सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आना है तो हमने सिलेंड्रिकल के लिए ये तीन इक्वेशन फाइंड की, तो हमें सिलेंड्रिकल में सॉरी स्फेरिकल के लिए हमने तीन इक्वेशन फाइंड की, तो हम
अब सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आएंगे तो ए आर ए थीटा ए फाई क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ से साइन, यहाँ से इसका क्या है रो, और ए रो का कंपोनेंट कॉस थीटा, यहाँ से क्या है कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर ए रो हो गया, अब हमें फाई चाहिए, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है 1 है ना, ए थीटा का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 है। और जब हम z का लिखेंगे तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 0 है तो साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, और यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सिलेंड्रिकल। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, आप देखो हमें जब कोई भी पॉइंट दिया, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। हमने जो प्रोसेस मैंने बताई उस प्रोसेस की हेल्प से हम ये इक्वेशन निकालेंगे, और उन इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे वेक्टर ट्रांसफॉर्म के लिए ये मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करना आई होप आप सबको आता होगा, है ना, किस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं उसमें ही बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पे हमें अगर कोई भी पॉइंट हमें सिलेंड्रिकल में दिया हुआ है और हमें स्फेरिकल में आना है, तो हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से स्फेरिकल में आ जाएंगे, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल के जो ए रो ए फाइव और ए जेड जो कैप है उनकी जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे वेक्टर वैल्यू की हम पुट कर देंगे, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट अब हमें क्या करना है, किसी भी अगर हमें स्फेरिकल दिया हुआ है, स्फेरिकल में दिया हुआ कोई वेक्टर, उसको हमें कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देते हैं ना। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको, रिलेशनशिप निकाल के ट्रांसफॉर्म बताया था, वेक्टर ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या करते थे, रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हमें सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आना, तो यहाँ पे हमारे सिलेंड्रिकल के ये जो है वो हो जाएंगे हमारे यूनिट वेक्टर्स, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे कंपोनेंट ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को जो भी रो है हमारी उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रो हमारी कॉलम बन गई, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन गई, और यहाँ पे जो हमारे अब जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी, इसके जो कंपोनेंट होंगे स्फेरिकल के वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो टोटल हमारा वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी कि किस तरीके से वेक्टर ट्रांसफॉर्म करते हैं। हालांकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो केवल आपको इन दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल में जाना है तो ये मैट्रिक्स, और अगर स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल में आना है तो ये मैट्रिक्स, है ना। बट मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई किस तरीके से वेक्टर का ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से किया जाता है, उसकी मेथड अगर कोई पूछता है ना, तो आप पूरी मेथड मैंने आपको बताई तो आप वो बता सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।